आ, लाल सलाम। कैसे हैं कामरेड संजय भाई? हाँ साथियों, बस ये जनमत के इस पेज पर सबसे पहले तो मैं तमाम हमारे जो साथी हैं जनमत के उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे आज के दिन में ये लाइव आने का मौका दिया है। और ये आज के दौर में जिस तरह की अभी स्थिति है उसमें ज़रूर ये जो सोशल मीडिया है, लाइव है, इसका एक काफ़ी महत्व है। और इसलिए इस बीच में थोड़ा बढ़ा भी है और ये शायद भविष्य में जिस तरह का भी स्थिति है उसमें शायद बढ़ने वाला भी है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं जनमत के तमाम साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो साथियों, जिस समय हम लोग ये बातचीत शुरू कर रहे हैं उस समय हम लोग देख रहे हैं कि जो ये कोरोना के टाइम, लॉकडाउन के टाइम जिस तरह का एक संकट है, चौतरफा संकट है। और आम तौर पे जो मज़दूरों का संकट है, ख़ास तौर पे प्रवासी मज़दूरों का जो संकट है, उसने पूरे देश में एक हलचल पैदा की है। और ये हलचल जो है ये देश में जो पैदा हुई है, इसको लेकर के तमाम तरह की बहसें भी शुरू हुई हैं कि मज़दूरों के सवाल को लेकर के बहसें बढ़ गई हैं। और हम देख रहे हैं इसमें जो तमाम पूरे देश के भीतर जो आम लोग हैं, वो आम लोग भी इसमें तमाम साथियों को, जो मज़दूर साथी हैं, उनको सहानुभूतिपूर्वक समर्थन कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। और ये पूरे देश में हो रहा है, तमाम संगठन भी कर रहे हैं। पर सरकार के रूप में हम देख रहे हैं व्यवस्था पूरी इसमें नाकाम है। और न सिर्फ नाकाम है बल्कि एक नई तरह की बहस भी लगातार शुरू हो रही है मज़दूरों को लेकर के। हम देख रहे हैं उनके जो प्लेटफॉर्म हैं उनमें लगातार इस बहस को, उनके निचले जो हिस्से के लोग हैं वो लगातार इस बात को चला रहे हैं कि मज़दूर जो हैं वो इसके लिए खुद जिम्मेदार हैं। यानी जब इतना बड़ा संकट है, इमरजेंसी है, तो क्या मज़दूरों को इसमें निकलना चाहिए था? उनको घर पे रहना चाहिए था? उनको नहीं निकलना चाहिए था? इसके लिए खुद जिम्मेदार है। कई लोग तो ये भी लिख रहे हैं, लिख दे रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं इस तरह की बात कि भाई अगर वो इतने समय से वहाँ काम कर रहे थे तो किस लिए काम कर रहे थे? अगर उनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो 1-2 महीना, 4 महीना अपना गुजारा कर सकते थे तो गांव छोड़ के गए क्यों? तो यानी ये एक इस तरह का विमर्श भी जानबूझ करके सचेत तरीके से लगातार उनकी ओर धकेला जा रहा है। और इसीलिए आप देखिए, जब मोदी जी ने कहा कि हम ये जो कोरोना आपदा है उसको अवसर में बदलेंगे, तो अवसर में बदलने के लिए उन्होंने जो सबसे पहला काम किया उनकी सरकार ने, और जो तमाम राज्य सरकारें हैं और ख़ास तौर पे जो भारतीय जनता पार्टी की जो राज्य सरकारें हैं, उन्होंने जो काम किया, मज़दूरों को जो जब वो सबसे दिक्कत में हैं, जो सबसे परेशानी में हैं, जब उनको सबसे ज़्यादा संस्थागत सपोर्ट की ज़रूरत थी, तो ठीक उसी समय हमने देखा कि मज़दूरों के पक्ष में बने हुए जो कानून, लंबे संघर्ष के बाद बने हुए कानूनों को ख़त्म करने का काम के घंटों को बढ़ाने का काम, जो कार्य दिवस है उसको 8 घंटे से बढ़ा करके ज़्यादा करने का काम। वैसे भी हम देखते हैं कि कार्य दिवस कई बार तो वो 8 घंटे होता नहीं था, परंतु उसको कानूनी जामा पहनाने का काम, तो ये उन्होंने उसको चुना है। और इसीलिए जब उन्होंने कहा कि भाई ये आपदा को हम अवसर में बदलेंगे, तो न सिर्फ इस जुमले को उन्होंने केवल जुमले के रूप में कहा, बल्कि हम देख रहे हैं कि उसका इस्तेमाल जो है, उसका इस्तेमाल सार्वजनिक संस्थानों का निजीकरण करने के लिए, जो आज के दिन में हमारे जो बिजली कर्मी हैं, पावर सेक्टर के लोग हैं, वो पूरे देश में काला दिवस मना रहे हैं। हम लोगों ने भी उनका सपोर्ट किया। तो जो विद्युत का वितरण है उसका तमाम जो पूरा का पूरा विभाग है, जो पहले ही निगम बना दिया गया था, उसको पूरी तरह से अंबानी के हाथ में, अडानी के हाथ में देने की तैयारी है। तो ये मौका जो है, जो कोरोना आपदा के लिए उन्होंने कहा इसको मौके के रूप में तलाश करना है, तो ये मौके के रूप में उसको तलाश कर रहे हैं। और ये हमने घोटालों के रूप में भी देख रहे हैं, गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में घोटालों के रूप में भी ये जो अवसर है वो सामने आ रहा है। मैं आपको बताऊं कि सवाल पर भी
किसानों के सवाल पर किसानों को जो कृषि ऋण मिलता है, तो उसमें मोदी सरकार ने घोषणा की कि हम किसानों को अतिरिक्त एक उसमें मुनाफा देंगे, उनको एक राहत देंगे। तो राहत के नाम पे जो अभी कर्जा दिया जा रहा है, क्रेडिट कार्ड हैं, किसान क्रेडिट कार्ड बरक्स जो उनको 50,000 रुपये भी मिल रहा है, तो जो उनको पहले किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड पे कर्जा मिला उसका ब्याज 2% ज्यादा। आप सोचिए कि आप कह रहे हैं कि इस समय इमरजेंसी में हम राहत दे रहे हैं किसानों को, पर उसमें भी ब्याज को 2% आप बढ़ा के पेश कर रहे हैं। तो ये जो अवसर है ना, ये अवसर पूरा मोदी जी की सरकार ने मजदूरों के उसमें, किसानों के उसमें ये पूरी तरह से कर रहे हैं, है ना। और जब मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की पहले दिन घोषणा की, तो मोदी जी को हम जानते हैं, मोदी जी की पूरी नीतियों को हम समझते हैं। उसके बावजूद जब 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा हुई, तो पहली बार एक बार की लगा कि शायद ये जो पूरा लॉकडाउन में जो तमाम आम लोग हैं उनकी जो दिक्कत पैदा हो गई है, जो तमाम लोग जो परेशान हैं, मजदूर परेशान हैं, तो शायद उससे द्रवित होकर के मोदी जी ने ये पैकेज दिया है। शायद जन दबाव में ही सही, पर ये शायद ऐसा हो। पर आज के दिन में हम जानते हैं कि वो जो 20 लाख करोड़ का पैकेज था, वो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज था, जब हमारी वित्त मंत्री जी ने उसका पूरा खुलासा किया तो पता चला कि भाई जो मजदूरों के लिए तो कोई राहत ही नहीं है ना। और राहत के बजाय उल्टा मजदूरों के खिलाफ कानून पास किए जा रहे हैं। तो ये जो उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए उसका कोई मामला नहीं है, बल्कि जो आत्मनिर्भर भारत बनाने की घोषणा कर रहे थे, वो आत्मनिर्भर भारत, जो कॉरपोरेट पूंजी की लूट पे आधारित आत्मनिर्भर भारत, विदेशी पूंजी को बेलगाम छूट पे आधारित जो पूरा आत्मनिर्भर भारत का उनका कॉन्सेप्ट है, उसी को उन्होंने आगे बढ़ाने के लिए कहा। और इसीलिए आप देखिए, इसको पूरा वैचारिक सैद्धांतिक जो आधार देने के लिए, पूरा उसको एक प्रकार से विचारधारात्मक पूरा बैकअप देने के लिए तमाम जो पूंजीवादी अर्थशास्त्री हैं, जो तमाम जो हमारी सरकार के नीति नियंता हैं, वो हमें बता रहे हैं कि ये जो पूंजीपति हैं, ये जो बड़े कॉरपोरेट हैं, बड़ी पूंजी है, ये जो हैं यही वेल्थ क्रिएटर हैं, ये वेल्थ जनरेटर हैं, यानी ये पूंजी के निर्माता हैं। और इस स्थापना को, इस प्रस्थापना को स्थापित करने के लिए हम देख रहे हैं कई कई पन्ने रंगे जा रहे हैं, कई अखबारों के संपादकीय लिखे जा रहे हैं, और ये लगातार हो रहा है। तो जब वो बता रहे हैं हमको, तो वो बता रहे हैं कि जो पूंजी है, जब पूंजीपतियों द्वारा पूंजी का उत्पादन होगा तभी मजदूरों को उस राहत मिलेगी। यानी पूंजीपति जो हैं पूंजी के निर्माता हैं, पूंजीपति रहेंगे तो पूंजी का निर्माण होगा और तभी मजदूरों को रोजगार मिलेगा और तभी उनका मिलेगा, वगैरह वगैरह जो भी है। इसलिए पूंजीपतियों की सुरक्षा बहुत जरूरी है, और इसीलिए ये राज्य की जिम्मेदारी है कि वो उनको बेल आउट पैकेज दे, उनको राहत प्रदान करे, उनको इंसेंटिव दे। और इंसेंटिव देने का मतलब प्रोत्साहन दे करके सार्वजनिक सेक्टर में 100% विनिवेश के रास्ते खोलें। तो ये जो है पूरे के पूरे उसके लिए हमें बताया जा रहा है कि मजदूर जो है, मजदूरी और पूंजीपतियों का जो मुनाफा है, वो मजदूरों की देन नहीं है, वो पूंजीपतियों की देन है। तब ये समझना जरूरी है हमारे लिए आज के दिन में कि ये मुनाफा कहाँ से आता है, ये वेल्थ जो है, सो कॉल्ड वेल्थ है, जो वेल्थ जनरेटर हैं, ये वेल्थ कहाँ से पैदा होती है, ये मुनाफा पैदा कैसे होता है। हम लोग जानते हैं इस बात को, हम लोग नोटिफिकेशन, हम लोग जानते हैं इस बात को कि हर जो ऐसा समाज जो वर्गों में बंटा हुआ है, जहां सामाजिक ज़रूरतों को पूरा करने से ज़्यादा उत्पादन होता है, ऐसे समाज में, हर एक ऐसे समाज में जो अतिरिक्त उत्पादन है, यानी जो सरप्लस प्रोडक्ट है, एक ऐसा वर्ग हस्तगत करता है जो अपने आप को उत्पादक श्रम से काट लेता है। वो उत्पादक श्रम में सीधे कोई भी भागीदारी नहीं करता है, यानी एक पैरासाइट क्लास, एक परजीवी वर्ग इस काम को करता है। और यानी कि एक ऐसा समाज जो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पैदा कर सकता है, उसमें अतिरिक्त उत्पादन का जो हस्तगतीकरण है, यानी जो सरप्लस का एप्रोप्रिएशन है, वो इसी प्रकार से वो होता है ना। ये हम जानते हैं इस बात को। और जब हम लोग पूंजीवाद से पहले के समाजों की अध्ययन में जाते हैं, और मार्क्स से लेके तमाम लेखकों ने हमको इस बारे में बताया भी है कि जब प्राक पूंजीवादी समाजों के अध्ययन की ओर हम जाते हैं, तो ये जो
सरप्लस का हस्तगत करने का जो काम है, जो उस समय के शोषक वर्ग द्वारा हुआ है, उनको साफ साफ दिखाई देता है। बिल्कुल हम लोग साफ साफ देख पाते हैं। परंतु पूंजीवादी समाज में एक खास बात है, और इसीलिए कहते हैं कि मुनाफा हम जनरेट करते हैं। नोटिफिकेशंस नोटिफिकेशन कहाँ से बंद होते हैं? इसमें तो थोड़ा दिख नहीं रहा है नोटिफिकेशंस का, वो है ना। चलिए, अभी फ़िलहाल ऐसे ही करना पड़ेगा, आवाज़ थोड़ा मैं कम कर सकता हूँ। तो साथियों, मैं इस बारे में बात कर रहा था कि जो वर्ग समाज है, वर्ग समाज जो समाज अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पैदा करता है, तो उसके जो अतिरिक्त उत्पादन का जो हस्तगतिकरण है, वो एक ऐसा वर्ग करता है जो उत्पादन से सीधे सीधे जुड़ा हुआ नहीं होता है। और ये हम जब पूंजीवाद से पहले के समाजों में हम देखते हैं, प्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में हम देखते हैं, तो उसको हम लोग साफ साफ देख सकते हैं। पर पूंजीवादी समाज में ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता। जैसे हम पूंजीवादी समाज से पहले के समाज के बारे में बात करें, सामंती समाज के बारे में बात करें, तो हम सामंती समाज में साफ साफ देख सकते हैं कि अगर सामंत का कोई भूदास है, तो भूदास अगर मान लिया अपने खेत में 5 दिन काम करता है और 2 दिन वो सामंती प्रभु के खेत में काम करता है, तो यानी 5 दिन वो अपनी जीविका के लिए जो बहुत आवश्यक ज़रूरतों के लिए वो 5 दिन अपना उत्पादन करता है, और शेष 2 दिन जो सामंती प्रभु के यहाँ वो बिल्कुल उसके लिए काम करता है। यानी जो अतिरिक्त उत्पादन का हस्तगतिकरण है वो हमें साफ साफ दिखाई देता है। यानी 5 दिन वो अपनी जीवनचर्या के लिए काम कर रहा है और 2 दिन वो आपका सामंती प्रभु के लिए काम कर रहा है। तो इसलिए ये हम इसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, और हम इसको स्पष्ट रूप से इसलिए भी देख पाते हैं पूंजीवाद से पहले के समाजों में, क्योंकि वो अलग अलग समय पे अलग अलग काल में हो रहा है, अलग अलग स्थानों पे हो रहा है। यानी जब वो अपने खेत में श्रम कर रहा है तो अपने खेत में कर रहा है, 5 दिन कर रहा है, हफ्ते के 5 दिन, और बाकी 2 दिन वो सामंत के यहाँ जा करके खेत में काम कर रहा है। यानी उसमें समय भी अलग हो गया और स्थान भी अलग हो गया, यानी टाइम एंड स्पेस का कोई घालमेल नहीं है, परंतु स्पेस और टाइम उसमें अलग अलग है। परंतु जब हम पूंजीवादी समाज की उत्पादन पद्धतियों में आते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे हमको पूर्व पूंजीवादी समाजों की इस तरह की उत्पादन पद्धतियों में ऐसी कोई मशक्कत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है, परंतु लेकिन पूंजीवादी समाज में इसके ठीक उलट ऐसा नहीं है। क्योंकि पूंजीवादी जो प्रणाली है उसमें कोई भी वस्तु सीधे उपभोग के लिए पैदा नहीं की जाती है, बल्कि वो विनिमय के लिए, एक्सचेंज के लिए पैदा की जाती है, और इसी विनिमय के साथ उसमें वैल्यू फॉर्म पैदा होता है। क्योंकि विनिमय हम काय के लिए करेंगे, है ना। अगर विनिमय किसी वस्तु का करना होगा तो उसमें कुछ ऐसी बात होनी चाहिए, कॉमन होना चाहिए। ये कॉमन क्या होगा जिसके आधार पर उसका विनिमय हो सके। माने फर्ज कीजिए कि एक बिस्कुट का पैकेट है और एक पेन है, तो बिस्कुट के पैकेट में और पेन में क्या समान है? उसमें कोई भी ऐसी समानता नहीं है सिवाय इस बात के कि वो एक श्रम का उत्पाद है। तो ये जो तुलना है, ये तुलनात्मकता हमें बताती है कि उसके भीतर जो कॉमन चीज़ है वो कॉमन चीज़ है वस्तुगत श्रम, यानी जो श्रमिक का श्रम है वो उसमें मौजूद है। और यही जो वस्तुगत श्रम है ना, यानी जो वैल्यू फॉर्म होती है तो ये वस्तुगत श्रम ही है। मूलतः वैल्यू उसी को कहते हैं हम लोग, जो वैल्यू फॉर्म जो पैदा होता है ये वस्तुगत श्रम से पैदा होता है। यानी ये जो मजदूर है उसका अमूर्त श्रम से, यानी जो मजदूर अतिरिक्त श्रम करके पैदा करता है। 8 घंटे के काम में वो अपना 2 घंटा, 2.5 घंटा, कहीं 1.5 घंटा, कहीं 4 घंटा में अपना जो उसकी मजदूरी है, दिहाड़ी है, उसको प्राप्त कर लेता है। उसके बाद जो श्रम करता है वो पूंजीपति के लिए पैदा करता है, यानी पूंजीपति के मुनाफे के लिए पैदा करता है। तो मुनाफा अन्यथा पैदा ही नहीं होगा। तो इसी से पूंजी का निर्माण होता है, यानी बिना श्रम के पूंजी का निर्माण हो ही नहीं सकता। श्रम से ही अतिरिक्त मूल्य पैदा होता है। यानी जितने काम के हिस्से में मजदूर को मजदूरी दी जाती है वो हमेशा उससे अधिक काम करता है, यानी उसकी मजदूरी का हमेशा शोषण होता है। और यही शोषण जो है पूंजीवादी मुनाफे का जरिया है। यानी असली वेल्थ क्रिएटर पूंजीपति नहीं है, असली वेल्थ क्रिएटर हैं मजदूर, और उसकी श्रम शक्ति के कारण ही पूंजी पैदा होती है, मुनाफा पैदा होता है।
तो जब ये हमारा भारतीय राज्य कहता है कि पूंजीपति वर्ग ही असली वेल्थ क्रिएटर हैं, यानी उनकी सुरक्षा की जानी चाहिए, उनके लिए पैकेज देना कितना ज़रूरी है, और तब उनकी मंशा हमको समझनी चाहिए। मोदी जी जब पैकेज देते हैं इसीलिए, जब वो कह रहे हैं कि भाई ये जो पूंजीपति हैं ये रोज़गार दे रहे हैं, तो वो उसको प्रोत्साहन देते हैं, वो छिपाते हैं इस बात को, वो मुनाफे की वजह को छिपाते हैं। और पूंजीपति आमतौर पे मुनाफे की वजह को उसमें मजदूर के श्रम को नहीं बताता है, वो बताता है कि मांग और पूर्ति जो है वहाँ कहीं ये जो मुनाफा छुपा होता है। अगर मांग और पूर्ति में मुनाफा छुपा होता तो मांग और पूर्ति के लिए तो फिर तो ये होता कि भाई एज ए होल पूंजीपति वर्ग को कभी भी मुनाफा नहीं हो सकता था। तो किसी पूंजीपति को मुनाफा होता, किसी को घाटा होता, क्योंकि मांग और पूर्ति तो सब जगह समान नहीं रहती, हर सेक्टर में समान नहीं रहती। परंतु पूंजीपति वर्ग को एज ए होल जब फायदा होता है तो इसका मतलब है कि जो मांग और पूर्ति के सिद्धांत के अंदर कोई मुनाफा नहीं है, मुनाफा है जो श्रमिक का श्रम है, जो वो अतिरिक्त श्रम उसमें डाल रहा है, जो इसको हम अमूर्त श्रम कह रहे हैं। इसीलिए दरअसल इस स्टेट को समझने के लिए, पूंजीवाद को समझने के लिए और किसी भी आर्थिक परिघटना को समझने के लिए मार्क्स का तरीके को इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो मार्क्स के तरीके का मतलब क्या है, जो मार्क्स का मेथड है वो क्या है? हम जानते हैं मार्क्स का मेथड का मतलब है द्वंद्वात्मक मेथड, यानी द्वंद्वात्मक तरीका। तो ये तरीका है किसी भी आर्थिक परिघटना को अलग थलग रूप में नहीं समझता है, उसका अलग थलग रूप में अध्ययन नहीं करता है, बल्कि मार्क्स के मेथड का मतलब जो है वो उसके अंतर संबंधों में उसका अध्ययन करता है ना, उसके पूरी की पूरी परिघटना के अंतर संबंधों में अध्ययन करता है। दूसरा, जो भी आर्थिक परिघटनाएं हैं उनका गतिशील रूप में अध्ययन करता है, उनकी गति में अध्ययन करता है, स्थैतिक रूप में नहीं करता बल्कि निरंतर गतिशील रूप में उनको मानते हुए उसका अध्ययन करता है। तीसरी बात जो है मार्क्स के मेथड में जब आर्थिक उसकी वो व्याख्या करते हैं, तीसरी बात यह है कि वो आर्थिक परिघटनाओं को संपूर्णता में अध्ययन करता है, यानी पूरी प्रणाली के रूप में। जैसे पूंजीवादी प्रणाली है, सामंती प्रणाली है, उसका मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, उसके मोड ऑफ प्रोडक्शन में जो उसके अंतर विरोध हैं, उनके प्रधान पहलू क्या हैं, किस कारण से वो जो प्रणाली है वो गतिशील है, गतिमान है ना। और चौथी बात, पूरी प्रणाली का, यानी पूंजीवादी प्रणाली की गति के अंतर संबंधों और संपूर्णता के आंतरिक अंतर विरोधों के अध्ययन से, और तभी वो उस प्राथमिक पहलू की पहचान कर पाता है, उसकी शिनाख्त कर पाता है। यही जो है द्वंद्वात्मक टूल है, और इसीलिए वो इसको पकड़ पाते हैं कि जो बुनियादी बात है पूंजीवाद में पुरानी प्रणालियों से अलग जो है वो है उसका माल उत्पादन, यानी विनिमय के लिए माल का उत्पादन, स्वयं के उपभोग के लिए नहीं, और यहीं से मुनाफा पैदा होता है। अभी के दौर में हम देखें, जब हम पूंजीवाद के बारे में बात कर रहे हैं, तो अभी के दौर में अभी तो पूंजीवाद की जो पूरी की पूरी सारी की सारी व्यवस्था है उसके पूरे पक्ष हैं, यानी अर्थव्यवस्था, राजनीति, संस्कृति, कानून, तमाम जो उसके पहलू हैं सारे के सारे संकटग्रस्त हैं। ये जरूर बात है कि पूंजीवाद के लिए संकट आना कोई बहुत नई बात नहीं है। संकट की बारंबारता पूंजीवाद के में अंतर्निहित है, ये उसका ढांचागत पहलू है कि उसमें बार बार संकट आते हैं। ये पहली बार नहीं है कि पूंजीवाद संकट में है। असल में हमारा काम क्या है? हमारा काम यह है कि पूंजीवाद में जो मौजूदा संकट को समझना, उसका ठोस विश्लेषण करना, मार्क्सवादी तरीके से वो कितना गहरा है उसकी गहराई को समझना, इसको देखने का मार्क्सवादी नज़रिया क्या हो, इसको कैसे समझा जाए, क्या ये संकट समाधान योग्य है या ये संकट असमाधेय है, ये समाधान होने योग्य ही नहीं है, इसको समझना। और पहले के समाधानों से, पहले के संकटों से किस प्रकार भिन्न है। हमने पहले भी संकट देखे हैं, तो भाई कभी न्यू डील से, कभी कीन्स की थ्योरी से, है ना, कभी वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट से, और बीच में भी हम देख रहे थे जब आर्थिक संकट बहुत गहरा गया था, थॉमस पिकेटी ने कैपिटल इन 21st सेंचुरी में तमाम उपाय सुझाए कि कैसे असमानता को दूर करने के लिए पूंजीवाद को उपाय करने चाहिए। तो ये जो असमानता को दूर करने के जो उपाय बता रहे हैं पूंजीवाद के लिए कि वो जो भयावह रूप ले, उससे पहले उसका एक रेमेडी उसमें कर ली जाए। तो परंतु ये जब भयावह रूप लेता है तो उसकी फांसीवादी प्रतिक्रिया के रूप में भी सामने आता है, और अंतिम विकल्प के रूप में युद्ध के लेके सामने आता है। तो जो आधुनिक पूंजीवाद है वो पूंजीवाद है जटिलताओं का समुच्चय। ये सरल माल उत्पादन से जटिल माल उत्पादन की प्रक्रिया तक पहुंचता है, और अधिक से अधिक मुनाफा कमाने की जो चाहत है, वो जो होड़ है, उससे ये पूंजीवादी संकट पैदा होता है। पर ये जो पूंजीवादी जो होड़ है मुनाफे की,
ये जो पूंजीवादी अत्यधिक मुनाफा कमाने की होड़ है, ये पूंजीपतियों की इच्छा से स्वतंत्र है। यानी अगर पूंजीपति चाहें कि भाई अधिक मुनाफा कमाने से बड़ा संकट पैदा होता है तो मुनाफा थोड़ा कम कमा लिया जाए, या अतिरिक्त उत्पादन के कारण संकट पैदा होता है तो थोड़ा उत्पादन कम कर लिया जाए, तो ये समझने की बात है कि ये उनकी इच्छा से स्वतंत्र है, ये उनके बस में नहीं है। यानी पूंजीपति पूंजी पर सवारी नहीं करता है, बल्कि पूंजी पूंजीपति पर सवारी करती है। तो इसलिए उसकी चाहत से ऐसा होना संभव नहीं है कि उत्पादन कम हो जाए, थोड़ा संतोषम परमम सुखम, संतोष करके हम लोग चला लें काम और पूंजीवाद हमेशा चलता रहे, उस संकट में नहीं आए। तो ऐसा होना संभव नहीं है। तो अब इस संकट से क्या होगा? जो अभी मान लिया ये संकट है, इसलिए संकट तो पैदा होना है, और संकट तो अभी गहरा गया है। ये कोरोना के काल से पहले भी संकट चल रहा था, हम देख रहे थे 2007-8 से चल रहा है, उससे पहले से चल रहा है। पर अभी का जो संकट है, इस संकट से क्या होगा? पहली बात तो यह है, इस संकट से यह होगा कि पूंजीपति का मुनाफा घटेगा। अब मुनाफा घटने से क्या होगा? मुनाफा घटने से यह होगा निवेश कम हो जाएगा, तो निवेश नीचे आ जाएगा। निवेश नीचे आएगा तो क्या होगा? बेरोजगारी बढ़ेगी। बेरोजगारी बढ़ेगी तो समाज की जो औसत आय है, उसकी क्रय शक्ति है, वो औसत क्रय शक्ति में गिरावट आएगी। वो औसत क्रय शक्ति में गिरावट आएगी तो निवेश घटेगा। तो निवेश घटेगा तो पूंजीपतियों के मध्य में जो आपस में खरीदारी होती है वो भी घटेगी। यानी जैसे वो आपस में कच्चा माल, मशीन की बिक्री सब करते हैं, तो वो भी नीचे आएगी। तो वो नीचे आएगी तो जो उत्पादन के साधनों को पैदा करने वाला जो सेक्टर है, उस सेक्टर में निवेश घटेगा, वो संकट में आएगा। यानी सेक्टर में भी बेरोजगारी बढ़ जाएगी, और इस सेक्टर में बेरोजगारी बढ़ेगी तो यानी औसत मजदूरी गिरेगी। औसत मजदूरी गिरेगी, क्यों गिरेगी? क्योंकि डिमांड कम हो जाएगी, और डिमांड कम हो जाएगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी और मजदूरी भी घटेगी। यानी इसका नतीजा होगा एक बहुत बड़ा संकट, एक बड़ा सामाजिक असंतोष। तो यानी ये सामाजिक जो असंतोष है, इसके कारण जो पैदा होता है, वो सामाजिक असंतोष अगर बढ़ गया तो वो राजनीतिक असंतोष में बदल सकता है, और राजनीतिक असंतोष में नहीं भी बदल सकता। ऐसे में दो बातें सामने आ सकती हैं। पहले तो ये बात है कि इस जो असंतोष को, जो ये सामाजिक असंतोष है, ये जो राजनीतिक असंतोष में बदल सकता है, इस असंतोष को पूंजीपति वर्ग संभाल ले और अपना शासन निरंतर कायम रखने में सफल हो जाए। और यदि शासक वर्ग इस स्थिति को संभाल पाने में असमर्थ होता है तो ये क्रांतिकारी संकट की ओर भी जा सकता है। यानी क्रांतिकारी संकट आ सकता है, क्रांति के लिए एक सकारात्मक पहलू हो सकता है। हम इसको सोच सकते हैं कि भाई हमारे लिए एक पॉजिटिव ये बात हो सकती है। पर अगर ऐसा नहीं हो पाया, मान लिया किसी वजह से, यानी क्रांतिकारी शक्तियों की आत्मगत स्थिति के कारण या अन्य पहलू के कारण अगर ऐसा संभव नहीं हुआ, तो ये प्रतिक्रियावाद की गर्त में फांसीवादी ताकतों के हाथों में और भी बुरी तरह से जा सकता है। अब हम इस पर विचार कर सकते हैं कि मान लिया जो सकारात्मक बदलाव हैं, यानी सिस्टमैटिक जो हम चेंज सोच रहे हैं कि वो नहीं हुए, तो ये संकट क्या रुख ले सकता है? तो ये संकट जो रुख ले सकता है, पहला औसत मजदूरी में जो ह्रास हो सकता है, निवेश का गिरना, छोटी पूंजी का नाश, क्योंकि छोटी फैक्ट्रियां बंद हो सकती हैं, छोटे काम धंधे बंद हो सकते हैं, उनका पूरा नाश हो सकता है, फैक्ट्रियां खड़ी खड़ी खराब हो सकती हैं, मशीनें खराब हो सकती हैं। या फिर जो बड़ी पूंजी है, वो बड़ी पूंजी द्वारा छोटी पूंजी को खरीद लेना, क्योंकि संकट के समय ये भी होता है कि संकट के समय बड़ी पूंजी के पास इतना बड़ा पूंजी का एक संचय होता है कि वो तत्काल संकट में नहीं आती है, वो बड़े संकट को झेल सकती है, क्योंकि उसके पास, जैसे मान लिया हमारे ही देश में टाटा हैं, बिरला हैं, अंबानीज हैं, ये जो तमाम लोग हैं, या फिर हम पूरी दुनिया के लेवल पर देखें तो बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स हैं, है ना। तो ये बड़े मल्टीनेशनल्स इस तरह के संकट को झेल सकते हैं। जब बहुत बड़ा एक पूरा पूंजीवाद का आम संकट आ जाए, तभी ये बड़े संकट में जाते हैं, बड़ी पूंजी डूबती है। वरना मंदी के दौरान क्या होता है? मंदी के दौरान बड़ी पूंजी, बड़े कॉरपोरेट छोटी कंपनियों को खरीद लेते हैं, यानी छोटी पूंजी को बड़ी पूंजी खा जाती है, छोटी मछली बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल पूंजीवाद में बिल्कुल हम सामने देखते हैं। तो तब क्या होता है? अगर वो जो छोटी पूंजी है, छोटी पूंजी को बड़ी पूंजी खा जाती है, तो इसके नतीजे में पूंजी का मोनोपोलाइजेशन, एकाधिकारीकरण, और इससे क्या होता है? फिर मुनाफा पुनर्बहाल हो सकता है, रेस्टोर हो सकता है। कैसे? भाई पूंजी नष्ट हुई, छोटी पूंजी, तो अवमूल्यन हुआ, औसत मजदूरी घटेगी, औसत मजदूरी घटेगी तो जो बड़ी पूंजी है उसका मुनाफा बढ़ जाएगा। जब एक और उत्पादक शक्तियों का नाश होता है, छोटी पूंजी नष्ट होती है, तो एकाधिकारीकरण बढ़ता है, औसत मजदूरी गिरती है,
उत्पादक शक्तियां नष्ट होती हैं तो निवेश की नई संभावना का उदय भी होता है, नई संभावनाओं की सृष्टि भी होती है, इन्वेस्टमेंट की नई संभावनाएं, निवेश की नई संभावनाएं पैदा होती हैं। पूंजीवादी संकट के दौरान उत्पादक शक्तियों का जो नाश से उस वस्तु की जो सामाजिक जरूरत है, जैसे मान लिया कोई भी वस्तु का जिस समय उत्पादन हो रहा है, ठीक है, संकट आया, पर यह तो नहीं होता कि समाज में उसकी जरूरत खत्म हो जाए या उसकी मांग खत्म हो जाए, है ना, उसकी सोशल नीड खत्म हो जाए, उसकी सामाजिक जरूरत खत्म हो जाए, वो तो बनी रहती है ना। तो वो बनी रहती है। तो जब बड़े पैमाने पर उत्पादक शक्तियों का नाश होता है तो उसकी वजह से प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट यानी लाभकारी निवेश की संभावनाएं का मौका भी बढ़ जाता है, पुनर्निर्माण का मौका बढ़ जाता है। मार्क्स जिसको कहते हैं कि हर संकट पूंजीवाद को पुनर्निर्माण का मौका देता है ना। जरूरत से ज्यादा अतिरिक्त पूंजी जो होती है वो तबाह हो जाती है ना, और पुनः निवेश की संभावनाएं बलवती हो जाती हैं। औसत मजदूरी गिरती है, मुनाफे की दर पुनर्निर्मित होती है और इसके जरिए पूंजीवाद वापस अपने मुनाफे को प्राप्त कर सकता है। तो ये एक बात है, परंतु इसमें एक खास बात और है। इसमें खास बात यह है जो गौर करने लायक है कि पूंजीवाद इस काम को रेस्टोर करने को पिछले 40-45 साल से नहीं कर पा रहा है। यानी 1973 का जो क्राइसिस था, 1973 का जो क्राइसिस था, उस समय से पूंजीवाद का संकट लगातार जारी है, लगातार चालू है। ये अपने आप को पुनर्निर्मित नहीं कर पा रहा है, क्योंकि पहले तो जो पूंजी का पर्याप्त पैमाने पर अवमूल्यन नहीं हो पा रहा है, बड़ी पूंजी को इस तरह से छोटी पूंजी को हस्तगत करने का अवसर नहीं मिल रहे हैं। दूसरा जो है, नव उदारवादी जो भूमंडलीकरण की नीतियां हैं, उनकी नीतियों के चलते मजदूरों की जो मजदूरी है, जो वेज है, उस पर इतना दबाव का शिकार है, वो दबाव का शिकार बना दी गई है कि प्रॉफिट तो मिल रहा है, पर जो बूम जो पूंजीवाद का एक खास हुआ है कि बूम आ जाएगा, तो वो बूम नहीं आ रहा है। यानी वो बहुत नीचे नहीं जा रहा है और बहुत ऊपर भी नहीं जा रहा है, यानी धीमी धीमी एक मंदी की निरंतरता, यानी कि पूरी व्यवस्था जो पूंजीवादी व्यवस्था है गतिहीनता का शिकार है। यानी गतिहीनता का न सिर्फ शिकार है, बल्कि गतिहीनता पूंजीवाद का नया सामान्यीकरण है, माने एक जनरलाइजेशन हो गया उसका, गतिहीनता का बहुत स्टैग्नाइजेशन। यानी बीच बीच में गंभीर संकट आ रहे हैं और अभी का जो संकट है ये तो बहुत गंभीर होने जा रहा है, अभी प्रोसेस में है, जाहिर सी बात है प्रोसेस में है, गंभीर संकट है पर प्रोसेस में है। और अभी ये खुलेगा तो पता चलेगा कि भाई कितना गहरा है, कितनी इसकी जड़ें बहुत अंदर तक जाएंगी, कितना ये पूंजीवाद का नुकसान करेगा। परंतु ये जरूर बात है कि संकट जितना गहरा है उसमें बहुत सारे लोग बेरोजगार घूमेंगे, बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगारी होगी, बड़े पैमाने पर मजदूरों की छटनी होगी, बड़े पैमाने पर यह स्थिति आएगी कि जो उपभोग का सामान है, उपभोक्ता वस्तु, उपभोग में कमी आएगी, यानी जो एक जनरल एक उपभोग में कमी आएगी, भुखमरी बढ़ेगी, कुपोषण बढ़ेगा और समाज की जो जीवन स्थितियां हैं, औसत जीवन स्थितियां, उनमें ह्रास होगा। मजदूर वर्ग और निम्न जो मध्यम वर्ग है, निम्न मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग का जीवन स्तर और भी बुरी तरह से प्रभावित होगा। तो ये संकट हमको दिखा रहा है, पर ये खुलेगा तो और ज्यादा हमको जानकारी मिलेगी। और इस सब की वजह से एक गंभीर असंतोष, एक जो पूरा जो सामाजिक असंतोष की बढ़ोतरी ये इसमें होगी। तो इसमें रेवोल्यूशन की, यानी एक पॉजिटिव जो एक सकारात्मक दिशा में इसकी जाने की, पूरे बदलाव की एक इसमें बड़ी संभावनाओं के द्वार भी खोलेगा। और अगर नहीं हुआ तो फिर क्या करेगा भाई, आप जो हम पहले इस बारे में बात कर रहे थे कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो मुनाफा है, उसको पूंजीवाद फिर से रिस्टोर भी कर सकता है। पर जो भी होगा वो सचेतन होगा, यानी कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं होगा। अगर पूंजीवाद अपने मुनाफे को रेस्टोर करेगा तो वो भी आपका सचेतन होगा, ऑटोमेटिक नहीं होगा। और अगर क्रांतिकारी ताकतों के लिए संभावना होगी तो वो भी स्वतः स्फूर्त नहीं होगी। और हम देख ही रहे हैं, बाय फोर्स ही करना पड़ेगा। अभी आप देख लीजिए, फांसीवाद भी बलपूर्वक इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है, मजदूरी को कम करता है, काम के घंटों को बढ़ाता है। मोदी ने क्या किया? मोदी ने मजदूरी को डिप्रेस किया, श्रम कानूनों का ध्वंस कर रहे हैं, कॉरपोरेट और बड़ी विदेशी जो पूंजी है, बड़ी पूंजी जो है, उस बड़ी पूंजी के पक्ष में तमाम कानूनों को बना रहे हैं, उनको कानूनी आधार दे दिया है। और काम के घंटे तो हम जानते हैं कि पहले भी जो 8 घंटे काम के था, तो वो पहले भी जो छोटी कंपनियां, छोटी फैक्ट्रियों में 8 घंटे कभी थे ही नहीं। हम लोग जब काम करते हैं ट्रेड यूनियन में तो हम जानते हैं तमाम उसमें कि वो 8 घंटे कभी था नहीं, कभी 10 घंटे, कभी 12 घंटे, छोटी कंपनियों में खास तौर पे। पर बड़ी कंपनियों में, जिनमें बड़े कॉर्पोरेट में था भी, तो वहां भी अब एक बड़ी संभावना इन्होंने 10-12 घंटे काम करने की खोल दी है।
और वो जो छोटी कंपनियां थी, छोटी फैक्ट्रियां थी, उसमें 8 घंटे काम के नाम पर भी जो 8-10 घंटे काम होता था, उसमें भी छोटी छोटी चोरी समय की। तो लगातार हम लोग उसको देखते थे। तमाम मिंडा में हम लोगों ने या सिडकुल में तमाम कंपनियों में जब हड़तालें हुई तो हमने देखा कि वो कैसे कैसे छोटी छोटी चोरियां, उनमें डाका मजदूरों की जेब में कैसे कैसे डालते थे। तो ये जो बात थी, तो इसको उन्होंने अब कानूनी जामा, ये उसको पहनाने का काम पूरा कर दिया है, पूरा कानूनी उसको आधार देने का काम कर दिया है। तो अब ये जो संभावना इसमें है, जो इसका पॉजिटिव पोटेंशियल है, जो क्रांतिकारी संभावना है, और जो मार्क्स जो पूंजीवाद इसको रेस्टोर कर सकता है, तो मार्क्स हमें बताते हैं इसको लेकर के कि संभावनाओं का जो अंत है वो क्रांतिकारी बदलाव में, ये वर्गों के विनाश किसी में भी हो सकता है ना। यानी इसको ग्रामशी भी कहते हैं, ग्रामशी अपने भाषा में कहते हैं कि भाई पुराना तो मर रहा है पर नया पैदा नहीं हो रहा है। अभी देखने की बात है कि पूंजीवाद इसे बचा लेके जाता है या हम क्रांतिकारी संकट को हम लोग पैदा कर सकते हैं। तो ये जो संगठित पूंजीवाद के इस दौर में मार्क्स और उनकी पूंजी को देखना, पढ़ना और मार्क्सवादी टूल्स का इस्तेमाल करना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। आज इस पूंजीवाद की इस संकट के दौर में पूंजी की प्रासंगिकता बहुत बढ़ गई है। आप देखिए, कई लोग इस बात को कहते हैं कि भाई जो पूंजीवाद के शुरुआती दौर में 1867 में मार्क्स ने पूंजी को लिखा, तो उस समय से अभी का पूंजीवाद बहुत बदल गया है, बहुत आगे विकसित हो गया है। ये बात सही है, परंतु एक बात अगर हम देखेंगे, जो 1867 में जब उन्होंने पूंजी का पहला भाग लिखा, उस समय यूरोप में 3-4 देशों से ज़्यादा कहीं इस तरह का विकसित पूंजीवाद था ही नहीं। उसके अलावा अमेरिका, माने पश्चिमी यूरोप के भी कुछ देश थे और अमेरिका था। उस रूप में देखें तो आज के समय में, यानी 20वीं 21वीं सदी में जो पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली है, वो पूरी वैश्विक प्रणाली के रूप में अब जाके स्थापित हुई है। यानी जिस समय मार्क्स पूंजी लिख रहे थे, उस समय पूंजीवाद की शुरुआत थी, एक विश्व व्यवस्था के रूप में वो स्थापित नहीं हुआ था। आप देखेंगे 1867 में या इवन 1917 में जब रशियन रिवॉल्यूशन भी हुआ, तो उस रिवॉल्यूशन के समय भी जो बड़ी आबादी थी, आप देखिए 86%, तो वो सर्वहारा नहीं थी। तो ये आज के दौर में जब हम मार्क्स की बात कर रहे हैं, पूंजी की बात कर रहे हैं, पूंजीवाद के विश्लेषण की बात कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं मुनाफा कहाँ से आ रहा है। हम जब क्रांतिकारी बदलाव की बात कर रहे हैं, तो आज के समय में एक तो बात यह है। दूसरी बात जो है, जो वर्गों का ध्रुवीकरण की बात उन्होंने कही थी, वो वर्गों का ध्रुवीकरण पहले से कहीं ज़्यादा हो गया, बहुत संगठित रूप में हो गया है। तो ये भी बता रहा है कि जो पूंजी है, मार्क्स का लेखन, उसकी प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। तीसरा, जो पूंजी का संचय है, यानी पूंजी का संकेंद्रण और पूंजी का केंद्रीकरण, तो ये भी उसका स्तर जो है मार्क्स के समय से बहुत ज़्यादा है इस समय। और अंतिम जो बात है इसमें विश्लेषण की, कि जो पूंजी को आज के दिन में और प्रासंगिक बनाती है, मजदूर वर्ग का अभूतपूर्व सामाजिकरण, सोशलाइजेशन। यानी आज के दिन में आप ये हो सकता है कि छोटी छोटी फैक्ट्रियां हों, परंतु उन छोटी छोटी फैक्ट्रियों में असेंबल होकर के आप देखेंगे कहीं कुछ बन रहा है, चीन में बन रहा है, कुछ वियतनाम में बन रहा है, वो असेंबल हो रहा है, अमेरिका में असेंबल हो रहा है। तो ये जो एक सामाजिकरण है, अभूतपूर्व किस्म का सामाजिकरण, तो ये जो 4 बातें हैं, ये आज के दिन में मार्क्स की जो पूंजी है उसको और भी ज़्यादा प्रासंगिक बना रही है। और इसलिए जब आप आज के दिन हम लोग बात कर रहे हैं मजदूरी और जो मुनाफा है, उस पर अगर हम बात कर रहे हैं, तो आज के दौर में मार्क्स को समझना, मार्क्स के द्वंद्वात्मक टूल को इस्तेमाल करना आज के दिन में बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे अभी के समय में, जिस समय हम कोरोना के लॉकडाउन काल में हैं और जब मजदूर सबसे ज़्यादा संकट में हैं, है ना, और संकट में जब मजदूर हैं, तो आज के दिन में हम देख रहे हैं कि हमारी जो सरकार ने जिस तरह का और भी संकट को बढ़ा दिया है। यानी हमारी जो सरकार है वो इस बात की उम्मीद कर रही है कि जो पूरे देश की जनता है वो इस पूरे के पूरे संकट को गंभीरता से ले, पर हम देख रहे हैं कि सरकार खुद उसको कहीं गंभीरता से नहीं ले रही है। हम देख रहे हैं कि जो शुरुआत के दौर में जिस समय कोरोना के बहुत कम मरीज थे और पूरी दुनिया में जब कोरोना की बात सामने आ गई थी, तो मोदी जी ने, उनकी सरकार ने बहुत ही अगंभीरता से, है ना, इस पूरी बीमारी को लिया, इस संकट को लिया। और जब वास्तव में अभी के दौर में सच में इमरजेंसी आ गई है, हम देख रहे हैं कि 2 लाख का आंकड़ा भारत में कोरोना के मरीज छूने जा रहे हैं, तो उस समय हम देख रहे हैं कि वो बहुत ही लापरवाही से, है ना, यानी जनता तो गंभीरता दिखाए पर हम सरकार की ओर से कोई गंभीरता नहीं दिखाएंगे। क्वारंटीन सेंटर्स की हालत इतनी बुरी है, हम तो देख रहे हैं उत्तराखंड में भी बहुत ही बुरे हालात में लोग वहाँ जो गांव में प्राइमरी स्कूल हैं, जो वहाँ के पंचायत घर हैं, उसमें रह रहे हैं, बहुत ही संकट में है। एक जगह तो बच्ची की एक सांप के काटने से मौत भी हो गई। तो ऐसे उस पूरे माहौल को वो बना रहे हैं।
परंतु इसी समय वो इस बात की बहस को जरूर ला रहे हैं कि जो ये मजदूर वर्ग है, ये मजदूर वर्ग का संकट, जो मजदूर वर्ग का संकट है, ये हमने पैदा नहीं किया है ना, ये मजदूर वर्ग का खुद का संकट है, ये मजदूरों ने खुद इसको रास्ते को चुना है। परंतु हम देख रहे हैं कि जो सड़कों पे मजदूर हैं वो सरकार की बिल्कुल बेपरवाही की वजह से, बिल्कुल उनकी बेरुखी की वजह से, बिल्कुल उनके द्वारा कोई भी व्यवस्था नहीं किए जाने की वजह से वो सड़कों पे हैं। और आप देखिए कि जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से जो तुषार मेहता ने एफिडेविट पेश किया, उन्होंने कहा कि सड़क पे तो मजदूर है ही नहीं, एक भी मजदूर सड़क पे नहीं, हमने पूरी व्यवस्था कर दी है। और सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्वीकार कर लिया। यानी कि जो वर्ग पक्षधरता है, वो वर्ग पक्षधरता हमारी सरकार के साथ साथ हमारे तमाम जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें बिल्कुल साफ साफ सामने आ रही है। तो ये जो वक्त है, ये वक्त जरूर, ये इस समय हम लोगों के लिए ये इस तरह का वक्त है कि हम थोड़ा और ज़्यादा गहनता से इस समय चीज़ों का अध्ययन करें और ज़्यादा इसको बारीकी से समझें। और इस जो कोरोना के समय में जो एक संकट, पूंजीवाद का संकट है, इसकी गहराई कितनी होगी, कल के दिन में ये संकट क्या रूप लेगा, ये क्रांतिकारी संकट में बदलेगा कि नहीं बदलेगा, हम लोग कोशिश करेंगे कि ये क्रांतिकारी संकट में बदले। परंतु अगर ये किस रूप में लेगा ये भविष्य की बात है। परंतु हम लोग जो क्रांतिकारी लोग हैं, जो मार्क्सवादी लोग हैं, हम लोगों को ज़रूर इस समय जो मजदूर वर्ग है, जो जनता के तमाम हिस्से हैं जो बिल्कुल संकट में हैं, उनके साथ खड़े होकर ये जो पूरे देश के भीतर इस लड़ाई को, जो मजदूर वर्ग के खिलाफ जो सरकार का हमला है, आम लोगों के खिलाफ हमला है, किसानों के खिलाफ जो सरकार का हमला है, इस हमले के खिलाफ पूरे देश के भीतर जो एक माहौल बन रहा है सरकार के खिलाफ, उसमें ये हम कैसे कोशिश कर सकते हैं कि इसको हम लोग नेतृत्व दें। तो ये एक बात है। और इसमें थोड़ा हमारे साथियों के कुछ अगर सवाल भी होंगे तो सवाल भी मैं देखता चल सकता हूँ। हाँ, साथी कह रहे हैं कि भाई जब श्रम कानून नहीं थे तब लोगों ने लड़के बनाया और जीता, लेकिन जब से कानून है तब से अब तक पूरी दुनिया में किसी जगह कारखाने में कोई क्रांति नहीं हुई। अब तो लगता है हमको कोई क्रांति नहीं होगी। बाकी तो सवाल नहीं दिख रहे हैं। एक ही सवाल है कि एक हमारे एक साथी का कि श्रम कानून को लेकर के, और बाकी भी साथियों के सवाल हैं तो कुछ इसमें रखें। साथी ने कहा है कि भाई जो श्रम कानून जब बने थे तो तब तो कोई क्रांति नहीं हुई, अब तो शायद क्रांति कैसे होगी। तो बात श्रम कानूनों से क्रांति का कोई सीधा सीधा कोई लेना देना नहीं है, पर श्रम कानून जरूर मजदूरों की जो बदहाली थी, मजदूरों को जो 12-12, 14-14, 16-16 घंटे काम करना पड़ता था, उनको एक पूरे बंधुआ मजदूरी के रूप में काम करना पड़ता था, तो उसको लेकर के मजदूरों ने 8 घंटे काम के, 8 घंटे आराम के, 8 घंटे मनोरंजन या जो भी वो करेंगे उसके नाम के ये एक बड़ा जबरदस्त आंदोलन चलाया, जिसको हम मई दिवस के रूप में आज भी मनाते हैं। और ये जो 8 घंटे का आंदोलन था, ये 8 घंटे काम का ही मामला नहीं था, ये 8 घंटे काम के आंदोलन का ही मामला नहीं था, बल्कि ये कैसे लोग ज़्यादा मानवीयता को ग्रहण कर पाएंगे, कैसे लोगों की सृजनात्मकशीलता प्रकट हो पाएगी, इसका भी बिल्कुल स्फुटन था कि 8 घंटे काम करेंगे, 8 घंटे आराम करेंगे, है ना, और 8 घंटे कुछ ऐसी चीज़ों में, पूरी देश दुनिया की बहसों में, दार्शनिक बातों में, है ना, फिल्म में, मनोरंजन में, है ना, किताबों में, दर्शन में। तो ये जो बात है, ये मानव की उन्नति के लिए भी एक ज़रूरी जो बात था, वो उस समय 1886 के दौर में जिस समय मजदूर इस आंदोलन कर रहे थे, वो उन्होंने इसको दिखाया। तो जो श्रम कानून है, हम इस बात को जानते हैं कि श्रम कानून कभी भी किसी भी सरकार ने हमको नहीं दिए। श्रम कानून मजदूरों ने पूरी दुनिया में लड़ करके हासिल किए, और न सिर्फ श्रम कानून लड़के हासिल किए, बल्कि उन श्रम कानूनों को लागू कराने के लिए भी लगातार मजदूर वर्ग ने लड़ाई लड़ी है, लगातार लड़ाई लड़ी है। कोई कानून बन जाता है, उसको फिर लागू कराने के लिए, काम के घंटों को काम कराने के लिए, न्यूनतम मजदूरी के लिए, समान काम के समान वेतन के लिए, ठेकेदारी के खिलाफ जो कानून था उस कानून को लागू करने के लिए, तो ये लगातार मजदूर वर्ग को इसको लड़ना ही पड़ता है। पर हम सोचेंगे कि भाई श्रम कानून है वो कोई क्रांतिकारी दस्तावेज है, वो दरअसल पूंजीवादी समाज व्यवस्था में एक सुधार
जो मजदूरों के लिए हो सकता है, उनके लिए कुछ जो आर्थिक लड़ाई में कुछ उसमें सुधार में कुछ प्राप्त कर सकते हैं, अपने वेतन भत्ते को बढ़ा सकते हैं। जो पूंजीवादी लूट है, पूंजीवादी जो श्रम की लूट है जो लगातार बनी हुई है, उसमें वो कैसे अपना हिस्सा ले सकते हैं और इस पूरी प्रक्रिया में कैसे जो मजदूर वर्ग की चेतना को हम उन्नत करके उसको विद्रोही चेतना को उनकी क्रांतिकारी चेतना में हम लोग कर सकते हैं। ये काम तो क्रांतिकारी पार्टी का है। ये बात कोई ट्रेड यूनियन में या मजदूर में अपने से नहीं आती है, ये क्रांतिकारी पार्टी का काम है। ये जो क्रांतिकारी चेतना है, वो क्रांतिकारी चेतना जो क्रांतिकारी पार्टी को लेके आनी पड़ती है फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर से, है ना। तो वो कोई भीतर से अपने आप उत्पन्न नहीं होती है। और इसीलिए आप देखिए, जिस बात को मार्क्स ने भी कहा, आप मैनिफेस्टो में पढ़िए, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, तो उन्होंने इस बात को कहा कि कोई ऐसा, कई लोग नियतिवाद समझते हैं कि पूंजीवाद है, एक खास जगह जा करके वो उसकी एक पूरा सीमा खत्म हो जाएगी तो वो समाजवाद में अपने आप ही रूपांतरित हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, मार्क्स ने इस बात को नहीं कहा। बाकी भी मार्क्सवादी जितने भी लोग रहे, चिंतक रहे, उन्होंने इस बात को बिल्कुल नहीं कहा कि समाजवाद बिल्कुल अपने आप आ जाएगा, तो तब तो फिर क्रांतिकारी पार्टी की जरूरत ही क्या है। क्रांतिकारी पार्टी का काम है उसको, उस चेतना को आगे बढ़ाना, उस वर्ग का संगठन करना जो इस ऐतिहासिक कार्यभार को पूरा करेगा। वरना तो ये भी हो सकता है कि ये किसी नए बदलाव की ओर जाए, या दोनों वर्गों के विध्वंस में भी हो जा सकता है, ज़्यादा प्रतिक्रियावाद में जा सकता है। पूंजीवाद उसको युद्ध की ओर धकेल सकता है, और जैसे हमने पुराने उदाहरणों से देखा भी है, क्योंकि पूंजीवाद के लिए अंतिम रास्ता युद्ध है ना। फांसीवाद भी उसकी प्रतिक्रिया है। जब पूंजीवादी संकट पैदा होता है तो फांसीवाद का भी आगमन होता है, और अंतिम विकल्प के रूप में हम देखते हैं पूंजीवाद के लिए युद्ध काम करता है। तो जो एक क्रांतिकारी बदलाव है कोई खुद से नहीं आएगा। इसलिए जब अभी पहले भी जो मैं जिस बात को कह रहा था कि अगर मान लिया ये एक संकट पैदा हुआ है, ये पूंजीवाद का संकट है, तो पूंजीवाद के संकट में स्वतः स्फूर्त तरीके से कुछ नहीं होगा। यानी अगर पूंजीपति अपना मुनाफा रेस्टोर करेगा वो भी, फांसीवाद उसको अपने साथ हाँक के ले जाएगा वो भी, और क्रांतिकारी ताकतें जो हैं इसको एक पॉजिटिव इनिशिएटिव की ओर ले जाएंगी, एक सकारात्मक बदलाव की अगर हम उसको ले जा पाएंगे, तो ये भी, ये सब का सब बाय फोर्स होगा। यानी कि इसके लिए सचेत प्रयास, उत्कट सचेत प्रयासों की आवश्यकता होगी। तो ये अपने आप से नहीं होगा, है ना, ये बात है। और मजदूर कानूनों से केवल नहीं होने वाला है। कॉमरेड मनोज गुप्ता जी कह रहे हैं कि भाई ट्रेड यूनियन आज कमजोर इतनी क्यों है, क्या वाम एक का निकट भविष्य में संभव है। भार्गव चंदोला कह रहे हैं दमन का विरोध न हुआ तो दमन बढ़ता जाएगा, क्या पूरा वामपंथ एकजुट होगा। उदय चौधरी जी कह रहे हैं ये जंग दूसरी आज़ादी की है। और एक साथी कह रहे हैं गणेश जी की क्रांतिकारी साथी तो कम होते जा रहे हैं, कैसे होगा, कहाँ गए हैं। तो साथियों, इसमें ये बात तो सही है कि ट्रेड यूनियन आंदोलन हमारे देश में कमोवेश कमज़ोर हुआ है। और ये स्थिति ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि जब से संगठित जो मजदूर वर्ग आंदोलन था, और जब से 90-91 से आर्थिक नीतियाँ बदली, नई आर्थिक नीतियाँ आई, भूमंडलीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के जो पूरे एलपीजी का पैकेज आया, तो उसके बाद हमने देखा कि जो संगठित मजदूर वर्ग को धक्का पहुंचाने के लिए कई तरह की नई श्रेणियों का इजाद किया गया। ठेका श्रमिक, संविदा पर आधारित श्रमिक, पारिश्रमिक पर आधारित श्रमिक, मानदेय पर आधारित श्रमिक, तो पूरा एक बड़ा असंगठित क्षेत्र पैदा हुआ। और उसने जो संगठित मजदूर वर्ग आंदोलन है उसको बहुत ही नुकसान पहुंचाने का काम किया। परंतु उसके जो शासक वर्ग ने सोचा था कि भाई इस तरह का असंगठित मजदूर वर्ग इतना पैदा हो जाएगा तो शायद ट्रेड यूनियन आंदोलन को हम खत्म कर देंगे। पर हम देख रहे हैं उसके ठीक उलट, आज के दिन में जो सबसे बड़ी ट्रेड यूनियंस हैं, जो सबसे बड़े आज के दिन में ट्रेड यूनियन के आंदोलन हो रहे हैं, मजदूर वर्ग के आंदोलन हो रहे हैं, तो हम देख रहे हैं वो असंगठित क्षेत्र में हो रहे हैं। चाहे वो आशा वर्कर्स हैं, है ना, या फिर वो आंगनबाड़ी हैं, भोजन माता हैं, या तमाम जो ठेका मजदूर हैं, निर्माण मजदूर हैं। तो ये जो बात है, शासक वर्ग की इच्छा से तो ये सब नहीं चल सकता है। शासक वर्ग ने बड़ी अपनी इच्छा से इस बात को किया कि भाई मजदूर ट्रेड यूनियन मूवमेंट को खत्म कर देंगे। ये जरूर हुआ, वो कुछ सफलता भी उनको मिली, है ना। परंतु हम देख रहे हैं कि नए हिस्से जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, जो पूरे के पूरे करोड़ों करोड़ की संख्या में हैं, तो वो एक नई धुरी बन रहे हैं। तो ये ही नया रास्ता भी हो सकता है। और ये जरूर बात है कि आज के दौर में जिस तरह की परिस्थितियां हैं, उसमें वामपंथी पार्टियों की जो एकता की जो बात बहस वो भी लगातार तेज हुई है।
पूरे देश में जिस तरह का फांसीवादी निज़ाम है, इसमें ज़रूर तमाम जो भी अमन पसंद लोग हैं, लोकतंत्र पसंद लोग हैं, प्रगतिशील लोग हैं, वामपंथी लोग हैं, कम्युनिस्ट लोग हैं, वो एक सदिच्छा इस बात की रखते हैं। पर हमारी केवल इच्छाओं से तो वाम एकता संभव नहीं है। ये ज़रूर उसकी कुछ भौतिक परिस्थितियाँ तैयार भी हो रही हैं, लोग प्रयास भी कर रहे हैं। तो ज़रूर ऐसा हो सकता है कि भविष्य में इस तरह की कोई बड़ी वाम महासंघ या वाम एकता की कोई बड़ी संभावना मूर्त रूप ले। पर अभी भी हम देख रहे हैं कि तमाम सवालों को लेकर के, और ख़ास तौर पे मोदी सरकार की जो मजदूर विरोधी जन विरोधी नीतियां हैं उसको लेकर के तमाम वामपंथी पार्टियां, तमाम प्रगतिशील लोग, तमाम उसमें एक मंच पे आ रहे हैं, है ना। तो ये तो एक बात हो रही है ना। और ज़रूर ये बात है ना। और हमारे साथी ये कह रहे हैं कि भाई पुराने लोग कहाँ चले गए, तो ज़रूर बात है कि पुराने लोग कुछ कम हो सकते हैं, पर अभी जो नई संभावनाएं हैं, हम उन नई संभावनाओं को भी देख रहे हैं। पूरी दुनिया भर में भी जो एंटी कैपिटलिस्ट मूवमेंट हैं, माने पूंजीवाद के खिलाफ जो आंदोलन है, पूरी दुनिया में बड़े हैं। और उसमें ये हो सकता है कि वो सारे के सारे मार्क्सवादी नहीं हों, कम्युनिस्ट नहीं हों, लाल झंडे वाले नहीं हों, समाजवादी नहीं हों, तो तमाम तरह तरह के आंदोलन हैं। पर आप देखेंगे उनकी जो अंतर्वस्तु है वो पूंजीवाद के खिलाफ है। पूंजीवाद के खिलाफ इस रूप में है कि वो इस बात को लगातार कर रहे हैं कि एक ऐसी दुनिया संभव है जो ज़्यादा मानवतावादी हो, वो ज़्यादा जिसमें शोषण कम हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो इस तरह की दुनिया को लेकर के वो, चाहे आप अमेरिका के भीतर आप देखते हैं जब वॉल स्ट्रीट, वो ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट का आंदोलन हुआ, या हम देख रहे हैं कि अरब स्प्रिंग पूरा अरब में चला। ये अलग बात है कि वो कई बार प्रतिक्रियावाद में भी तिरोहित हो जाता है, वो उसका फ़ायदा रिएक्शनरी फोर्सेज भी उठा लेती हैं। परंतु हम देख रहे हैं कि पूंजीवाद के खिलाफ, है ना, पूरे यूरोप में आप देखिए, लैटिन अमेरिका में देखिए, तो वो तमाम तरह के कलर के हो सकते हैं, पर पूंजीवाद एज ए होल, पूंजीवाद को संपूर्ण रूप में उसके खिलाफ आंदोलन पूरी दुनिया में हो रहे हैं। और हमारे देश में भी अभी जिस तरह से ये कोरोना से पहले लगातार जिस तरह से नागरिकता के सवाल पर जिस तरह से पूरे देश के भीतर तमाम विश्वविद्यालयों के छात्र, नौजवान, तमाम इस तरह के महिलाएं, जिस तरह से पूरे नेतृत्व में नागरिकता के सवाल को लेकर के, संविधान में जो अधिकार हैं उन अधिकारों को लेकर के, हम भारत के लोग इस प्रियम्बल को लेकर के जिस तरह से सड़क पे आए, जिस तरह से पूरा धर्म आधारित जो संविधान विरोधी, जिस तरह सीए, एनआरसी, एनपीआर के खिलाफ सड़क पे आए, तो ये भी एक खास बात है आज के दिन में। ज़रूर है कि भाई ये जो कोरोना के इस काल में, जिसको मोदी जी लगातार कह रहे हैं कि भाई इसका हम लोग कोरोना का फ़ायदा उठा करके इसको अवसर में बदलेंगे, तो उस अवसर का इस्तेमाल ज़रूर वो उन तमाम इस तरह के लोगों को दमन करने में कर रहे हैं, जो असहमति की आवाज़ें हैं उनको जेल में डालने में कर रहे हैं। दिल्ली के भीतर जो आंदोलन करने वाली लड़कियां थी, जो फोर फ्रंट पे आकर के नारे लगा रही थी, उनके ऊपर तमाम तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, है ना। परंतु हम देख रहे हैं कि ये अगर कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि ये जो सत्ता है, ये जो बहुत ही मजबूत दिख रही है, बहुत स्ट्रांग दिख रही है। लग रहा है कि मोदी जी जैसा तो पूरी दुनिया में कोई ऐसा नेता नहीं है ना, इतना स्ट्रांग, इतना बिल्कुल। वो अमित शाह और मोदी की जो जोड़ी है, ये तो बहुत ही लौह पुरुष फिर से आ गए हैं। तो परंतु ये इतने डरे हुए हैं कि उन लड़कियों को आप देख रहे हैं कि वो इस समय, जिस समय कोरोना में पूरे देश में इमरजेंसी की स्थिति है, तो उसका फायदा उठाकर उनको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो मूवमेंट हैं, है ना, जो पीपुल्स मूवमेंट हैं, ये लगातार ये भी बढ़ रहे हैं। लोगों का इनके पूरा जिस तरह से इन्होंने कोरोना की पूरी महामारी को डील किया है, जिस तरह से इसमें इनका जन विरोधी चरित्र दिखा है, तो ये अनायास नहीं है, ये लोग इसको समझ रहे हैं। और मैंने तो पहले देखा कि सोशल मीडिया की अगर बात करें, क्योंकि अभी हम बहुत लोगों से मिलना जुलना हो नहीं पा रहा है, पर सोशल मीडिया में मैंने देखा कि जब शुरू में मोदी जी ने आह्वान किया कि ताली बजाइए, थाली बजाइए और दिए जलाइए, तो तमाम लोगों ने उनका अनुसरण किया। यानी जिसको कॉमरेड दीपांकर जी एक उसमें कह रहे थे कि भाई ये नागरिकों को प्रजा में बदल रहे हैं, यानी राजा है और प्रजा है ना, तो नागरिकों को प्रजा में बदलने का जो काम कर रहे थे। पर हमने देखा जब उन्होंने तीसरा आह्वान किया था सेना से, जब उन्होंने कहा कि फूल बरसाइए जाकर के हॉस्पिटलों में, तो मैं देख रहा था उनमें से ही कई लोग जो ताली थाली बजाने के, दिए जलाने के फोटो डाल रहे थे, तो उन्होंने उसमें लिखना शुरू किया कि यार इसकी ज़रूरत नहीं थी, अभी तो जो ज़रूरत है वो पीपीई किट की है, टेस्ट ज़्यादा है उसकी ज़रूरत है। यानी ये भी जो बात है, ये जो इनका पूरा सब ऑरा है, ये ऑरा भी, और इसीलिए आप देखिए कोई नया टास्क नहीं दे पाए, है ना। तो ये भी एक इसको चुनौती, ये जो उनका पूरा इन्होंने इस पूरी की पूरी कोरोना आपदा में जिस तरह से इसको डील किया है, जिस तरह से जन विरोधी चरित्र अख्तियार किया है, जिस तरह से मजदूरों के बदहाली को लोगों ने बिल्कुल सरेआम देखा है। और उसमें हम देख रहे हैं कि कई इस तरह के मीडिया हाउसेज जो आमतौर पर मोदी के खिलाफ नहीं लिखते थे, तो उनको मजबूरी में, एक प्रेशर में जरूर इन सवालों को उठाना पड़ा है। तो ये सब भी दिख रहा है, तो जरूर ये है, इसकी संभावना तो है ना, जिस तरह का इन्होंने इसको पूरा सब डील किया है। मार्क्सवादी परिभाषा लोगों के पल्ले नहीं पड़ती है।
मार्क्सवादी परिभाषा बहुत सामान्य है ना। शोषण का खात्मा, एक ऐसे समाज की स्थापना जिसमें गैर बराबरी नहीं हो, किसी भी किस्म की गैर बराबरी, जाति पे आधारित, लिंग पे आधारित, धर्म पे आधारित, कोई भी किस तरह की गैर बराबरी, कोई भी शोषण का किसी भी रूप को हमको खत्म करने को मार्क्सवादी समझते हैं। और कोई मार्क्सवादी कोई केवल ये कोई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का स्थान, कोई समाजवादी अर्थव्यवस्था ले लेगी, इसका मामला नहीं है, बल्कि ये मानव मुक्ति का रास्ता है ना। और ये मानव मुक्ति का रास्ता है, मानव जहाँ तमाम अपनी जो सृजनात्मक प्रतिभा है ना, वो उसकी मुक्त हो, है ना। जो तमाम जिस तरह के बंधनों में बंधी हुई मानवता है, वो मानवता मुक्त हो। जो तमाम लोग हैं वो जो पूरी मानवता की आज तक की उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों को कुछ खास वर्ग तक जो सीमित हो गया है, एक उसका प्रिविलेज्ड क्लास तक जो सीमित हो गया, वो सारी उपलब्धियां पूरी दुनिया के तमाम साहित्य, कला, तमाम संस्कृति, तमाम तरह की उपलब्धियां जो भी मौजूद हैं या उस समय मौजूद होंगी, उसका उपभोग हर एक इंसान कर सके। तो ये जो बात है, ये सामान्य बात है, बहुत इसमें कोई कठिनता की बात नहीं है। पर दूसरी बात ये भी है, चूंकि अब ये पूंजीवादी समाज में हम रह रहे हैं, बहुत जटिल समाज है, इसकी जटिलता को समझने के लिए थोड़ा हमको भी जटिल चीज़ों का अध्ययन करने की आदत डालनी पड़ेगी। जिसको मार्क्स ने एक बार कहा भी कि भाई विज्ञान जो है, विज्ञान की जो चढ़ाई है, विज्ञान की चढ़ाई काफ़ी मतलब इतना सरल नहीं है, कठिन है। और अगर हमको विज्ञान को समझना है, इस जो प्रकृति के नियम हैं इनको पूरी तरह समझना है, इनको आत्मसात करना है और दुनिया को बदलना है, तो हमको ये थोड़ा कठिनाई और ये मशक्क़त तो हमको करनी पड़ेगी। इसके बिना तो काम चलने वाला नहीं है। अब बिल्कुल दमन का विरोध नहीं हुआ तो बढ़ेगा, और दमन का विरोध तो लगातार हो रहा है। ये ज़रूर है कि अभी की जिस तरह की स्थितियां हैं उसमें बहुत लोगों के लिए सड़कों पर निकलने का मौका नहीं है, परंतु ये दमन का विरोध जो है हर तौर तरीके से, और जिस बात को हम लोग कह ही रहे हैं, हमारी पार्टी कह रही है कि उन्होंने कहा कि भाई घर से काम करिए, वर्क फ्रॉम होम, तो हम लोग लगातार कह रहे हैं कि ठीक है, घर से काम करने का अगर कर सकते हैं तो हम प्रतिरोध भी घर से करेंगे, प्रोटेस्ट फ्रॉम होम। तो ये तो लगातार एक नई परिपाटी चल पड़ी है ना। और ये जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ये भी एक विरोध का तरीका है। दमन के विरोध में हमारी आवाज़ें जो ये फेसबुक लाइव से तमाम इस तरह के सोशल मीडिया के माध्यमों से आ रही हैं, तो ये भी इस जो तमाम दमन है इसके विरोध में आवाज़ें हम लोग बुलंद कर ही रहे हैं। बिल्कुल मानव मुक्ति का रास्ता है, साम्यवाद मानव मुक्ति का ही रास्ता है, बिल्कुल रास्ता है, पूंजीवाद नहीं, बल्कि समाजवाद ही मानव मुक्ति का रास्ता है, बिल्कुल रास्ता है। और अभी के दौर में तो कोई पूंजीवादी अर्थशास्त्री, पूंजीवादी चिंतक भी ये कहने की स्थिति में नहीं है कि पूंजीवाद ही अंतिम, जो जिस तरह का जब सोवियत संघ का विघटन हुआ उसके बाद जिस तरह से इतिहास का अंत, विचारधारा का अंत, यहाँ तक कविता का अंत, कहानी का अंत की जो घोषणाएं हो रही थी, और ये बताया जा रहा था कि ये पूंजीवादी लोकतंत्र है, ये अल्टीमेट है, इसके बाद कोई दुनिया संभव नहीं है, यही अंतिम इतिहास का अंत हो गया है। तो ये जो बात है, ये बात आज के दिन में बड़े बड़े जो पूंजीवादी चिंतक हैं, पूंजीवादी अर्थशास्त्री हैं, ये भी कहने की स्थिति में नहीं है। जिस तरह के संकट में पूंजीवाद है, जिस तरह के उसका पूरा धंस गया है मामला, तो वो भी इसको कहने की स्थिति में नहीं है कि ये अंतिम रास्ता है, ये अंतिम विकल्प है। तो यही तमाम साथियों के सवाल थे। तो मैंने कोशिश की कि जो इन सवालों को भी मैं संबोधित कर सकूं। बाकी कोई अगर एक आध और कोई सवाल हैं तो अभी तत्काल अगर कोई साथी लोग कर सकें तो ठीक है, अन्यथा फिर हम इसको बातचीत को यहाँ पे समाप्त करते हैं। हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि बिल्कुल सब बराबर, सब समान होने चाहिए, बिल्कुल यही बात है, पर इसके लिए लड़ाई कठिन है, ये इतना आसान मामला नहीं है कि अपने आप नहीं हो जाएगा, है ना। इसके लिए बिल्कुल क्रांतिकारी पार्टी की बहुत ज़रूरत है। ठीक है साथियों, फिर ये अभी तो कोई सवाल ज़्यादा आ नहीं रहे हैं। एक सवाल, क्या पूरा वामपंथ एकजुट हो पाएगा? तो ज़रूर, ये पहले भी मैंने इस बात को कहा कि ज़रूर, अभी तो जिस तरह की जो मटेरियल कंडीशंस हैं, जो भौतिक स्थितियां बन रही हैं, उसमें इस तरह की संभावनाएं बन रही हैं कि जो वामपंथी पार्टियां हैं, तमाम इस तरह की जो पार्टियां हैं, है ना, वो ज़रूर एकताबद्ध होने की ओर अग्रसर भी हैं, बढ़ भी रही हैं। खनन के बड़े खेल पर बात रखें। खनन तो ये सब तो है ही पूंजीवाद का
पूरा खेल है ना। ये हमारे उत्तराखंड में नहीं, पूरे देश में पूंजीपतियों को लूट की छूट देने के लिए जो खास तौर पे आदिवासी इलाके हैं, जो पर्वतीय इलाके हैं, वहाँ खनन न सिर्फ उसका खनन जो उपखनिज है, बल्कि हम आदिवासी इलाकों में देख रहे हैं उनको खदेड़ने की जो कोशिशें हो रही हैं, वो भी पूरा एक दमन का एक खास चेहरा है पूंजीवाद का। क्योंकि उसके बिना पूंजीवाद के लिए जो अकूत लूट है ना, वो जो पूरा सही कह रहे हैं आप, खूनी खेल जो खेला जा रहा है। अभी कोटद्वार में अभी साथियों का मैं पोस्ट अभी भी थोड़ी देर पहले देख रहा था, कोटद्वार में जिस तरह से वहाँ जो पत्रकार लोग गए थे, वो पत्रकार लोगों ने उसको खुलासा करने का प्रयास किया तो उन पर जानलेवा हमला किया गया, उल्टा उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। तो जो पूरा खूनी खेल चल रहा है, और हम तो उत्तराखंड में देख रहे हैं कि यहाँ की जो सरकार है, खनन, शराब और ज़मीन के माफिया, ये जो तीन पूरा वो है, उसके आधार पे ही चल रही है। इसीलिए हुआ, पूरे देश में ही ऐसा चल रहा है, वरना ये होता नहीं कि कोरोना के काल में जब शारीरिक दूरी को बनाए रखने के लिए इतना महत्व दिया जा रहा था, उसको सोशल डिस्टेंसिंग का नाम दिया जा रहा था, तो सोशल डिस्टेंसिंग तो उन्होंने बनाई, पर शारीरिक दूरी को मेंटेन करने की कोशिश नहीं करने पर हमने देखा कि भाई शराब की दुकानों को खोलने में बहुत जल्दबाजी, बिल्कुल इगरनेस, बहुत ऐसा लगा कि भाई इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। तो शराब माफिया का दबाव, खनन माफिया का दबाव और ज़मीन के माफिया का दबाव है, बड़े कॉरपोरेट का इस तरह का दबाव है, ये बड़ा ज़बरदस्त तरीके का है। इसमें पूरा खूनी खेल ही है, और ये खूनी खेल यहाँ से लेकर के, और आप देखेंगे उड़ीसा के कलिंगनगर तक, है ना, तमाम जगह लगातार, कभी मेदांता उसको कर रहा है, कभी यहाँ की शराब माफिया कर रही है। तो ये लगातार हम देख रहे हैं। खनन के मामले में भी जरूर इसके माध्यम से हम ये भी मांग करना चाहते हैं कि कोटद्वार में जिस तरह से ये हमला हुआ है, इसको भी जरूर संज्ञान में लेना चाहिए, इसके खिलाफ एक लड़ाई, इसके जो दोषी हैं, जो हमले के दोषी हैं, उन पे कार्रवाई की जानी चाहिए। ठीक है साथियों, फिर वामपंथ का पूरे जो लड़ाई है वो आर्थिक लड़ाई से ऊपर नहीं उठ पा रही है। कम्युनिस्टों की लड़ाई कोई आर्थिक लड़ाई नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि ट्रेड यूनियन में या मान लिया किसान फ्रंट पे जो जन संगठन लड़ाई लड़ते हैं, वो आर्थिक सवालों को भी उठाते हैं, पर आर्थिक जो लड़ाई है, जिसको लेनिन कहते थे, ट्रेड यूनियन जो है क्रांतिकारियों का बुर्जुआ राजनीति है, बुर्जुआ पॉलिटिक्स ऑफ रिवोल्यूशनरी। तो ये लेनिन ट्रेड यूनियन को कहते थे। तो ये तो जरूर है कि वो जो क्रांतिकारी राजनीति है, उसका एक ट्रेड यूनियन में जो आर्थिक जो सवाल हैं, वो सवाल जरूर रहते हैं। पर ये जो मैंने पहले भी कहा, ये क्रांतिकारियों का काम है, कम्युनिस्ट पार्टी का काम है कि जो उसमें अपने तमाम जो सवालों के लिए, क्योंकि कोई भी आपके संगठन से अगर जुड़ेगा तो किसी न किसी शुरुआत में कोई हित, वो आर्थिक हित सबसे पहले उसका महत्वपूर्ण होगा, परंतु उसके पश्चात वो आर्थिक हितों की लड़ाई को आप कैसे उसको क्रांतिकारी हित तक, उसके जो वर्ग हित है उस तक पहुंचाने का काम करते हैं। उस मजदूर वर्ग को, उसके वर्ग हित को, उसके जो क्रांति में उसकी जो ऐतिहासिक भूमिका है उसमें खड़ा करने की कोशिश करते हैं। राजनीतिक सवालों पे हम कैसे उनको खड़ा कर पाते हैं, ये जो हमारी दक्षता है, ये जो हमारा लगातार उनके साथ इंटरेक्शन, उनके साथ घुल मिलने के बाद इसको हमारा करने का काम है, इसका कोई विकल्प नहीं है। तो ये जब हम लोग कर पाएंगे तो जरूर ये बात होगी कि केवल आर्थिक सवालों तक ही कोई भी ट्रेड यूनियन है, बिल्कुल वो नहीं रहेंगी, ये वाली बात है। तो ठीक है साथियों, फिर है ना, काफ़ी लंबी बातचीत हो गई है, और मुझे उम्मीद है कि हमारे साथियों ने, जनमत के साथियों ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया था, तो मैंने कोशिश की कि अब कितना मैं खरा उतरा नहीं उतरा, ये साथी लोग उसको बताएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। लाल सलाम।